हमें आज की इस मीटिंग में संबोधन से अनुग्रहित करें। आदरणीय ओम प्रकाश साहब। सभी को जय माता जी के हुक्म। आदरणीय रत्नो साहब हमारे आज के मुख्य वक्ता हैं। हम एबीसीजी महासभा की ओर से आदरणीय रत्नो साहब का स्वागत करते हैं। मैं अपने निजी कारणों से कुछ बैठकों में नहीं जुड़ पाया, इसे तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर आपके पास कोई जिम्मेदारी है, कोई दायित्व है, तो आप अपने उस दायित्व का 100% देने का प्रयास करना चाहिए। जिसमें मेरे द्वारा भी कुछ समय में कमी रही, इसके लिए मैं पूरे संगठन से, समाज से क्षमा चाहता हूं। हमारे समाज को एक अच्छे संगठन की आवश्यकता थी, सो संगठन खड़ा हो गया। एबीसीजी महासभा के रूप में एक अच्छा संगठन हमारे समाज के बीच में खड़ा हुआ है। संगठन का जो विस्तार था, जो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, जिन भी प्रांतों में हमारा समाज रहता है, उन सभी प्रांतों में हमारे एबीसीजी महासभा का गठन हुआ और अच्छा कार्य प्रारंभ हुआ। सभी ने इस कार्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके योगदान से ही संगठन खड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में भी हमारी पूरी लगी रही। आदरणीय राजेंद्र सिंह साहब, कमलेश सिंह जी, सीताराम जी, लाभू भाई, वीरेंद्र सिंह जी, भूपेंद्र सिंह जी, सभी के अथक प्रयासों से हमारे मध्य प्रदेश की टीम खड़ी हुई। मध्य प्रदेश में निवासित हमारा समाज जहां जहां रहता है, उनमें 16 जिलों में 96 गांव ऐसे हैं जहां हमारा समाज रहता है। हमने सर्वप्रथम प्रदेश की कार्यकारिणी बनाई, जिला स्तर पे गए, जिला से तहसील स्तर तक गए, तहसील से ग्राम स्तर तक हम पहुंचे हैं, हमको सफलता मिली है। आगे इससे आगे बढ़कर के हमने प्रदेश की बैठकें आयोजित की, ऑनलाइन बैठक, एवं जिले की बैठक भी हमने प्रारंभ करी। सभी जिलों ने अच्छी बैठकें करवाई, अच्छी संख्या भी रही, परंतु उसमें निरंतरता नहीं बनी। मैं समझता हूं कि निरंतरता ही अपने आप में एक चुनौती होता है, क्योंकि संगठन बनाना आसान होता है, लेकिन उसे चलाना या उसे निरंतरता देना एक चुनौती होती है। अब ये निरंतरता बनाने हेतु कुछ ऐसी बातें होती है जिनका ध्यान हमें सभी को रखना होता है। मैं थोड़ा सा ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। सबसे पहले हमारा जो उद्देश्य है, संगठन बनाने के प्रति हमारा उद्देश्य क्या है, इसके बारे में संपूर्ण समाज को पता होना चाहिए। उद्देश्य अच्छा होगा तो सारे काम आसान हो जाएंगे। निसंदेह हमारा एबीसीजी महासभा का उद्देश्य बहुत ही उच्च है। चारण एक धारण वाली प्रथा को हम लागू करना चाहते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा, व्यक्ति चयन। हम व्यक्ति को जिसको चयनित कर रहे हैं, जिसको दायित्व दे रहे हैं, तो वास्तव में उसको दायित्व देने से पहले उसके बारे में पूरा चिंतन हो जाए कि यह व्यक्ति किस कार्य को कर सकता है। कार्य में सबको लगाना है, लेकिन कौन कहाँ फिट हो सकता है, उसका चयन से पहले हमें पूरा ध्यान वास्तव में रखना चाहिए। तीसरा है एकरूपता। समाज में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, हमारी सबकी एकरूपता सामने प्रदर्शित हो जाए तो वास्तव में समाज का विश्वास हम जीतने में कामयाब होंगे। चौथा है हमारी कार्य पद्धति। हमारी कार्य पद्धति कैसी है, हम किस तरीके से इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। फिर हमारे करणीय कार्य क्या है, इसमें 3 प्रकार की बातें होती है। करणीय कार्य में संगठन क्या करने वाला है, ये समाज को पता हो जाए। संगठन कार्यकर्ता से क्या करवाने वाला है, ये कार्यकर्ता को पता हो जाए। कार्यकर्ता समाज से क्या अपेक्षा रखता है, समाज को पता चल जाए। अगर ये चीजें तीनों ठीक हो जाती है तो निश्चित तौर पे हमारा संगठन आगे बढ़ता है। फिर हमें भरोसा जीतना होता है। भरोसे में भी हमारे 3 पहलू होते हैं। भरोसे को भी हम 3 तरीके से अप्लाई करना चाहेंगे। हम हमारे कार्यकर्ता पे भरोसा कर रहे हैं या नहीं। कार्यकर्ता इतना दिमाग में आ जाए कि नहीं, हमारा जो राष्ट्र के जो पदाधिकारी है वो सब हमारे गांव स्तर का जो कार्यकर्ता है उस पर पूरा भरोसा करते हैं,
कार्यकर्ता संगठन के ऊपर पूरा भरोसा करने लग जाए, कार्यकर्ता को ये लग जाए कि नहीं, मेरे से जो भी काम मुझे दिया है वो निश्चित तौर पे एक अच्छा कार्य है और उस कार्य को मुझे करना चाहिए, और इस सब मिला करके, दोनों बातों को मिला करके समाज हम सब पे भरोसा करने लग जाए, संगठन पे भरोसा करने लग जाए, तब जाकर के हमारी गाड़ी पटरी पर आगे आएगी। इसके लिए हमें कई प्रकार के प्रयोग करते रहना पड़ेंगे। फिर हमारे अंदर सहजता, सरलता और सेवा, इन तीनों बातों को भी हमारे चरित्र में लाना होगा, जब जाकर हम समाज का दिल जीत पाएंगे। इसके लिए सहजता के लिए हमें मान लीजिए इतना लचीलापन होना पड़ेगा कि हमारे पास हमारे समाज का एक आखिरी व्यक्ति अगर संदेश लेकर के आता है या उसका संदेश हमें कहीं से मिल गया, तो हम सब मिल करके उस सारे हमारे कार्य छोड़ करके उसके कार्य को करने का प्रयास करें। हमारा उसमें कोई एटीट्यूड लागू नहीं होए, हम सर्वप्रथम उसको मान्यता देना चाहिए कि नहीं, मुझे उस आखिरी व्यक्ति जो है हमारा, उसका कार्य करना है। उसमें हमारी कोई आचार संहिता लागू नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसका मैं एक ज्वलंत उदाहरण आपको बताता हूं, जिसको सुनकर के आपको सभी को हर्ष होगा। परसों हमारा एक शादी विवाह में के अंदर परम पूज्य सरसंघ चालक जी मोहन राव जी भागवत का आगमन देवास में हुआ। तो हमारे देवास वासियों के लिए तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात थी, क्योंकि देवास में प्रथम आगमन था उनका। वो भी एक इतनी सरलता के साथ एक निजी कार्यक्रम में पधारे हो। निजी कार्यक्रम निश्चित तौर पर किसी कार्यकर्ता के यहाँ था, लेकिन सौभाग्य से उसकी पूरी व्यवस्था मुझे दी गई थी। मैं उस कार्य में पूरा संलग्न था, 4-5 दिन से मैं उसमें लगा हुआ था। परम पूजनी के साथ Z+ की सुरक्षा लगती है, हम सबको विदित है, किंतु उस Z+ की सुरक्षा में भी मुझे सौभाग्य मिला कि मेरे को उनके साथ 1.5 घंटे रहने का समय मिला। मैंने एक बात याद दिला दी उन्हें कि हमारे देवास में निवासित एक विभाग प्रचारक की पिछले माह में किसी कारण एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी, जो किसी प्रवास पे जा रहे थे और मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया था। तो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा कि क्या हम वहां जा सकते हैं क्या। निश्चित तौर से वो एक बहुत बड़ी कठिनाई थी, क्योंकि Z+ की सुरक्षा वाला मामला प्रशासन भी वास्तव में गंभीरता से आंकता है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने ऐसा व्यवस्था करी कि उस प्रचारक के घर तक उनकी जाने की व्यवस्था हुई। सहजता से वहां जाकर करके आए, तो समाज में इतना अच्छा संदेश गया कि एक सर्वमान्य व्यक्ति जिस संगठन का एक सबसे बड़ा पदाधिकारी, वो एक सामान्य से कार्यकर्ता के यहाँ भी जाने की इच्छा रखता है। इतनी सरलता अगर होती है तो वास्तव में समाज का हृदय हम जीत पाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण था, इस उदाहरण से भी हमें वास्तव में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो हम लोग भी वास्तव में हमारे चरित्र में ऐसी सहजता लाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही हमारा समाज हमारे ऊपर भरोसा जताएगा। फिर तीसरी बात होती सेवा। सेवा हेतु हमें पता चल जाए कि अगर हमारा एक व्यक्ति किसी कारण से पीड़ित है, किसी वजह से पीड़ित है, तो वो हमें बताए उससे पहले हम उसकी पीड़ा को पहचान लें और उसकी पीड़ा को दूर करने का प्रयास कर लें। यही एक सबसे बड़ी हमारे संगठन की सफलता होगी। इसके लिए हमें जितने भी मापदंड तैयार करना पड़े, हमें वास्तव में उन चीजों पे करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। जैसा कि विवेकानंद जी ने कहा था कि जिस व्यक्ति के अंदर अतीत का वैभव, वर्तमान की पीड़ा और भविष्य की योजना हो, तो वह व्यक्ति या वो संगठन या वो राष्ट्र या वो समाज कभी भी असफल नहीं हो सकता, कभी भी परास्त नहीं हो सकता है। अतीत के वैभव हेतु अनुरोध है कि हम हमारे समाज के इस प्रकार के आंकड़े इकट्ठे करें, उसमें किसी भी ग्राम से किसी भी पूर्वज ने, हमारे समाज जन ने
समाज व राष्ट्र के हित में छोटा सा भी योगदान अगर दिया है, उन सभी को संगठन के माध्यम से उजागर करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि समाज को भी राष्ट्र में उत्कृष्ट सूची में लाया जा सके। ऐसा हम सबका प्रयास होना चाहिए। अभी कुछ दिवस पहले मैंने सोशल मीडिया पर किसी तथ्य को बारे में चर्चा होते हुए सुना था। तथ्यों पर चर्चा होना कोई बुरी बात नहीं है, निश्चित तौर पे होना चाहिए। तथ्य भी पेश करना चाहिए, तथ्य पेश करने में कोई बुराई नहीं है, तथ्य मांगना कोई बुरी बात नहीं है, किंतु हम तथ्य किस बात का मांग रहे हैं, किस चीज का मांग रहे हैं, उस पर विचार जरूर होना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, दूसरों के विचार हो सकता, भिन्न हो सकते हैं। समाज के प्रति हमारा दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, क्योंकि दृष्टिकोण तथ्यों से कई गुना अधिक मूल्यवान होता है। जैसा कि कुछ दिन पहले किसी व्यक्ति विशेष ने भारतीय सेना के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाया था और उस समय भी तथ्य मांगे थे, लेकिन हमारा दृष्टिकोण अच्छा था तो परिणाम आप सबको विदित है, सबके सामने है, परिणाम सबके सामने आ गया। अंत में एक बात और कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। जैसा कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, इन्होंने जो कार्य किए थे वो सभी राष्ट्र हित में थे और उत्कृष्ट थे, लेकिन उनकी उत्कृष्टता उनका अपना समाज राष्ट्र को याद दिलाता रहा। इस हेतु आज वो संपूर्ण सर्व समाज में पूजनीय है। और विडंबना है कि बारट परिवार के त्याग अभी तक संपूर्ण चारण समाज भी नहीं जान पाया है। ऐसा नहीं कि बारट परिवार का योगदान किसी से कम था, उस परिवार का बलिदान, त्याग और तपस्या कभी किसी से कम रही, ऐसा नहीं है, परंतु हमारा अपना समाज स्थापित नहीं कर पाया। इसके सभी हैं। इसे मेरा आप सभी से करबद्ध अनुरोध है कि हम सब मिलकर हमारे समाज को राष्ट्र पटल पर लाने का प्रयास करें। मां करणी हम सबके साथ है और निश्चित ही हम सब मिलकर के अगर प्रयास करेंगे तो वास्तव में हमारा समाज एक उत्कृष्ट सूची में आ जाएगा और निसंदेह राष्ट्र हमारे समाज को है दृष्टि से नहीं देखते हुए अच्छी दृष्टि से देखने लग जाएगा। यही मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि हमारा संगठन अच्छा खड़ा हो गया, लेकिन अब इसके जो कार्य है वो उतने उत्कृष्ट जाना चाहिए। और जहां भी समाज में कहीं गैप आ रही है, किसी के मन में कोई प्रश्न आ रहा है, तो निश्चित तौर पर उसका प्रश्न भी सुनना चाहिए और हमें उस प्रश्न को सुन करके उसका निराकरण करने के लिए एक ऐसी टीम गठित करना चाहिए कि इसका निराकरण ये करेंगे और कैसे करेंगे। ऐसा हम मेरा सभी से अनुरोध है। आगे मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस गतिविधि को हम सब मिलकर के आगे बढ़ाएं। जय माता जी की। धन्यवाद हुकुम आदरणीय ओम प्रकाश साहब। अपने विस्तार पूर्वक संगठन निर्माण के बारे में जो हमें महत्वपूर्ण तथ्य उदाहरण देख जिस तरीके से हमें मार्गदर्शन दिया, वो वाकई में हम लोगों के लिए सीखने के लिए बहुत ही बड़ी बात है। और जैसा आपने उदाहरण बताया कि सरसंघ चालक श्री मोहन जी भागवत का आतिथ्य आपने देवास में किया, ये सबके लिए बड़ी गर्व की बात है कि हमारे आप जैसे मार्गदर्शक हैं जो ऐसे पल के रूबरू में ऐसे साक्षी बने। सरसंघ चालक जी मोहन जी भागवत का आपने देवास में आतिथ्य किया, इसके लिए पुनः आपको बधाई। आपने जो जो बातें बताई है संगठन निर्माण में, उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि हम सभी मिलकर इनका पालन करें, ताकि आने वाले समय में हम संगठन को और समाज को श्रेष्ठ सेवाएं दे सकें। आदरणीय योगेश जी बोक्सा साहब जुड़े थे प्रारंभ में, वो पुरुषोत्तम जी रूपाला मंत्री साहब के यहाँ शायद व्यस्त हैं, तो वापस अगर समय हुआ तो जुड़ जाएंगे। इसलिए मैं